नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान वंश शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें कवि बिहारी जी के महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं विगत वीडियो से। तो आज अब आगे के जो बिहारी जी के महत्वपूर्ण दोहे हैं उनकी व्याख्या हम करने वाले हैं और ये सब दोहे बिहारी सतसई ग्रंथ में संकलित है। तो वहाँ से ये ग्रंथ है बिहारी सतसई ग्रंथ से संकलित ये दोहे देखिए। आज का दोहा देखिए, 4 महत्वपूर्ण दोहे मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आपके पाठ्यक्रम में वैसे बहुत सारे दोहे दिए हुए हैं इस पाठ में, तो कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से जो कि आए हुए हैं और आने की ज़्यादा इनका चांस है, तो उनको आप ठीक प्रकार से अब देखते हैं। मंगल बिंदु सुरंग मुखु शशि केसरी आड़ गुरु इक नारी लई संगु रसमय किए लोचन जगत। देखिए इसमें ये एक तरह से सोरठा छंद की इसमें प्राप्ति हो रही है। देखिए इसमें बिहारी जी कह रहे हैं, एक अपना ज्योतिष का भी ज्ञान इस पद में देखने को मिलता है। देखिए इसमें प्यारे विद्यार्थियों बिहारी जी ने इसमें कहा है कि मंगल बिंदु सुरंग मुखु शशि केसरी आड़ गुरु इक नारी लही संगु रसमय किए लोचन जगत। तो मंगल का अर्थ यहाँ पर कल्याणकारी होता है। मंगल एक नक्षत्र का भी नाम है, तो मंगल का अर्थ यहाँ पर कल्याणकारी, शुभ करने वाला। और मंगल मने यहाँ पर श्लेष है, तो मंगल मने एक नक्षत्र, मंगल ग्रह है तो नक्षत्र हो गया। बिंदु का अर्थ यहाँ पर तिलक से है, ठीक है। सुरंगु मुख मतलब सुंदर मुख, सुंदर मुख। शशि माने चंद्रमा। केसरी का अर्थ केसर है और केसर का अर्थ यहाँ पर बृहस्पति नक्षत्र से भी है, ठीक है। यहाँ पर केसरी माने केसर का पीला जो टीका है, पीला। आड़ माने आड़ा, तिरछा, आड़ा या तिरछा। गुरु माने बृहस्पति, बृहस्पति जो नक्षत्र है उससे इसका अर्थ लिया गया है, ठीक है, गुरु। एक नारी माने एक ही। नारी का यहाँ पर 2 अर्थ है, नारी माने स्त्री और नारी का मतलब राशि से भी है, ठीक है। तो 2 अर्थ आ गए इसमें। श्लेष है। लही माने लेकर के या लेना, संगु माने साथ। रसमय का अर्थ होता है रसमय, आनंदमय, ठीक है, आनंदमय। या रस का अर्थ यहाँ पर प्रेममय, रस का अर्थ जलमय, जल से युक्त, ठीक है। इसका अर्थ रूप में हम ले सकते हैं रसमय का मतलब रस या आनंद से युक्त, प्रेममय या फिर जलमय। किए मने करना, लोचन मने नेत्र, जगत मने नेत्र रूपी, जगत मने संसार। तो यहाँ पर नायक और नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि नायिका वो अच्छे आभूषणों से युक्त है और उस अच्छे आभूषणों से युक्त नायिका को जब नायक देखता है तो उसके मन में प्रेम का भाव है वो प्रस्फुटित होता है। और उस समय वह नायिका की जो सखी या दूती है उससे वो कहता है कि ये जो नायिका है वह नायिका के जो ललाट है, नायिका का जो ललाट है उसके ऊपर जो सुंदर तिलक बना हुआ है, बिंदी लगी हुई है, तो वह किस प्रकार से सुंदर सुशोभित हो रही है उसको यहाँ पर चित्रित किया गया इस दोहे में, ठीक है। ये नायिका का सुंदर जो तिलक है उसके बारे में यहाँ पर चित्रित है वो किया गया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब इसको हम लेते हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि नायिका के
सुंदर मुख के बीच में मंगल ग्रह की भांति नायिका के ललाट पर सुंदर लाल बिंदु रूपी जो मंगल ग्रह है, तो ये लाल बिंदु या तिलक है, ये लाल रंग का है, तो लाल बिंदु रूपी तो हो गया मंगल ग्रह, मंगल ग्रह। और उसका जो गौर वर्ण है, जो सुंदर मुख है, ये मुख रूपी हो गई चंद्रमा, ठीक है। और ये इस तुल्य के बीच में जो उन्होंने आड़ी पीली केसर की जो आड़ी रेखा खींच रखी है, वो पीला केसर रूपी बृहस्पति ग्रह हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक ज्योतिष का सा भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है। तो यहाँ श्रृंगार विलास का वर्णन करते हुए नायिका की जो सखी से नायक है वो कहता है कि नायिका के ललाट पर जो सुंदर लाल बिंदु रूपी जो मंगल है, कि मंगल बिंदु, यानी मंगल बिंदु मैंने बता दिया, मंगल मैंने कल्याणकारी, मंगल मैंने मंगल ग्रह, तो उसके ललाट पर, उसके मस्तक पर, नायिका के मस्तक पर जो लाल रंग का जो टीका है या तिलक है वो मंगल ग्रह के समान है। और उसका जो सुंदर चंद्रमा के समान मुख रूपी जो चंद्रमा है, उसका मुख है वो बड़ा सुंदर है, वो सुंदर मुख चंद्रमा के समान है, तो मुख रूपी जो चंद्रमा है। और उस पर केसर का जो आड़ा तिलक उसने धारण कर रखा है, लगा रखा है, वह पीला केसर रूपी बृहस्पति ग्रह है। वो एक ही नारी ने, यानी कहने का मतलब ये तीनों नक्षत्र है, मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति, ये तीनों नक्षत्र है वो एक ही नारी ने ग्रहण कर लिया है, अर्थात एक ही राशि में जो है तीनों ग्रह है वो उपस्थित हुए हैं। इस कारण मेरे नायक कहता है, इस कारण एक नारी लई संगु, मैंने एक नारी ने ही, एक स्त्री या एक ही राशि ने इसको साथ में ले लिया है, एक ही नारी ने साथ में ले लिया। यानी एक तो देखो उसका लाल तिलक मंगल ग्रह के समान है, चंद्रमा के समान उसका मुख है, और जो केसर का जो आड़ा तिलक है वो बृहस्पति का प्रतीक है। तो इस प्रकार से एक ही नारी ने तीनों नक्षत्रों को ले लिया है, या तीनों प्रकार के जो सौंदर्य के जो प्रतीक है उनको धारण कर लिया है। तो एक ही नारी या एक ही राशि में तीनों प्रकार के नक्षत्र आ गए हैं। इस प्रकार से नायक कहता है कि इस ऐसी छवि को देख करके मेरे नेत्र रूपी जो संसार है वो रसमय हो गए हैं, अर्थात आनंद से युक्त हो गए हैं। तो इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि नायिका के ललाट पर लगी जो लाल बिंदी है वो उसके सुंदर चंद्र का जो मुख है और केसर का जो तिलक है उससे आकर्षित होकर के मेरे जो नेत्र है, नायक के जो नेत्र है वो प्रेममय हो गए हैं। दूसरा अर्थ हमने बताया, मैंने रसमय का मतलब हो गया प्रेममय हो गया। और नक्षत्र और ज्योतिष की बात करें तो जब मंगल ग्रह और चंद्रमा और यह बृहस्पति जब तीनों एक ही राशि में हो तो वहाँ पर अत्यधिक वर्षा का संकेत होता है, यानी अति वर्षा होती है वहाँ पर, तो जलमय हो जाता है, पूरा संसार जलमय हो जाता है। तो इस प्रकार से बिहारी जी की ये ज्योतिष का भी भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है। तो इस प्रकार से नायक कह रहा है कि मेरे जो नेत्र रूपी जो संसार है वो प्रेममय हो गए हैं, सजल हो गए हैं। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि मंगल ग्रह लाल, बृहस्पति पीला और चंद्रमा श्वेत रंग का होता है, और इन तीनों के संयोग से जो शोभा होती है वही शोभा नायिका के मुखमंडल की हो रही है। और ज्योतिष में भी बिहारी जी का ज्योतिष ज्ञान भी पता चलता है इसमें, क्योंकि ज्योतिष में बताया गया कि मंगल, चंद्रमा और जो बृहस्पति जब एक ही राशि में होता है तो धरती पर बहुत अधिक वर्षा होती है। और अनुप्रास, श्लेष और सांग रूपक अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास, श्लेष अलंकार, देखो श्लेष यहाँ पर जल में, रसमय में श्लेष अलंकार हुआ है, नारी में श्लेष की प्राप्ति हो रही है। और सांग रूपक का सभी अंगों साथ में चित्रण किया गया है, तो ये सांग रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चंद्रमा रूपी मुख रूपी चंद्रमा हो गया, पीला केसर का जो टीका है वो पीला केसर रूपी जो बृहस्पति हो गया, लाल बिंदु रूपी मंगल ग्रह हो गया। तो इस प्रकार से श्लेष रूपक अलंकार की भी प्राप्ति हो रही है। चलिए अगला देखते हैं। जीने पट में झुलमुली झलकतियोपय पार, सुर तरु की मनु सिंधु में लसति सपल्लव डार। तो इस दोहे में बिहारी जी क्या कह रहे हैं, इसमें भी नायिका के सौंदर्य का चित्रण किया गया है कि नायिका ने एक झुलमुली नामक आभूषण धारण कर रखा है। ये देखिए झुलमुली नामक
जो है नायिका ने एक आभूषण धारण कर रखा है और उस आभूषण का ही चित्रण यहाँ पर किया गया है, जो कि उसकी नायिका की जो घूंघट है उस घूंघट से इस प्रकार से बाहर दिखता है कि उसका चित्रण यहाँ पर सुरतरु यानी सुरतरु का मतलब कल्प वृक्ष के समान नायिका के उस बाहर घूंघट से बाहर निकलते हुए जो कर्ण आभूषण है, क्या झुलमुली, झुलमुली एक क्या है कर्ण का यानी कर्ण आभूषण है अर्थात कान का आभूषण है, गहना है, उसका चित्रण इसमें किया गया है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों किस प्रकार से किया है। जीने पट में, जीने मने महीन पतले, तो नायिका ने पतले घूंघट के वस्त्र से घूंघट से जीने पट में झुलमुली, झुलमुली मैंने बताया कानों का आभूषण है, कानों का क्या है आभूषण है। झलकती मैंने दिखाई देता है, झलकता है, दिखाई देता है या झलकता है, ठीक है, झलकती मैंने झलकता है। ओप का मतलब होता है शोभा, अपार का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं हो, अपार बहुत अधिक अत्यधिक। सूरतरु का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों कल्प वृक्ष, ठीक है, सूरतरु माने कल्प वृक्ष। मनु का अर्थ होता है मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया मानो। सिंधु का अर्थ हो गया प्यारे विद्यार्थियों समुद्र। और लसती का मतलब होता है शोभित होना, लसती माने शोभित होना। सहपल्लव डार माने पत्तों सहित, पत्तों सहित और डार माने डाली, डाली और पत्तों सहित। तो यहाँ पर नायिका के जो झुलमुली का चित्रण इसमें किया गया है कि किस प्रकार से नायिका का झुलमुली जो आभूषण है वो पतले घूंघट से बाहर निकलता हुआ इस प्रकार से लग रहा है कि जैसे, तो यहाँ प्रसंग में आप लिख देंगे प्रस्तुत अवतरण बिहारी जी द्वारा रचित बिहारी सतसई से उद्धृत है और इसमें नायिका की रूप शोभा का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ नायिका की नायिका की जो दूती है वो उससे कह रही है कि जब उस नायिका की झुलमुली जो झुलमुली यानी कर्ण का जो आभूषण है वो महीन घूंघट की ओट से बाहर निकलता है तो उसकी जो रूप शोभा है वो अत्यधिक होती है। झलकती ओप अपार यानी उस नायिका के कान की जो आभूषण है झुलमुली उसकी शोभा बड़ी दिखाई देती है, बहुत सुंदर शोभा होती है और उसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो कल्प वृक्ष ने समुद्र में अपनी पत्तों सहित सारी डालियां हैं वो दिखाई दे रही हो। ऐसे लगता है जैसे कल्प वृक्ष है, जैसे मान लीजिए ये समुद्र है और समुद्र के पास ही मान लीजिए कल्प वृक्ष उगा हुआ है, कल्प वृक्ष है, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो उस समुद्र में जैसे दिखाई दे रहा हो। उसी प्रकार से नायिका के जो शरीर है वो तो हो गया कल्प वृक्ष और उसके जो अंग है नाक, आंख, कान इत्यादि जो भी है वो सब अंग क्या बन गए, उसकी डालियाँ और जो पत्ते हैं वो उग गए। तो इस प्रकार से ऐसा लगता है जैसे कल्प वृक्ष की जो प्रतिबिंब है या कल्प वृक्ष है वो समुद्र में सुशोभित पत्तों सहित है, वो उसकी डालियां हैं समुद्र में सुशोभित हो रही है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हो गया। तो नायिका के झुलमुली महीन घूंघट है वो इस प्रकार से झलकता हुआ दिख रहा है कि उसकी शोभा बड़ी अपार है, बहुत सुंदर है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जैसे समुद्र में कल्प वृक्ष है वो पत्तों सहित है वो लहरा रहा हो, विलसित हो रहा हो, प्रतिबिंबित हो रहा हो, इस प्रकार से दिख रहा है। तो ये इसका अर्थ हुआ। और विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि यहाँ पर नायिका का जो शरीर है वो कल्प वृक्ष के समान बताया गया, बाकी के जो अंग है नाक, होठ, कान, आँख इत्यादि है वो सब वो कल्प वृक्ष के पत्तों के रूप में या डाली के रूप में चित्रित किया गया है। और नायिका के शरीर को कल्प वृक्ष बताने के पीछे ये भी अर्थ होता है जिसे कल्प वृक्ष सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, उसी प्रकार से नायक की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है, ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा मनो शब्द आया तो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है, ब्रजभाषा है, दोहा छंद है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, तो परिवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। तो ये अमंग अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण है ये प्यारे विद्यार्थी दोहा। तो इसमें बिहारी जी कह रहे हैं, बिहारी जी है वो राधा जी की जो है सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। तो इसमें नायिका की नायिका राधा है उसकी सखी है वो कह रही है, या इसको हम श्री कृष्ण जी के अर्थ में भी कह सकते हैं। कृष्ण जी है वो राधा की सुंदरता या शोभा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। तो नायिका कह रही है कि तो पर वारो उर्वशी, तो पर मैंने तुम्हारे ऊपर, तो पर मैंने तुम्हारे ऊपर, वारो, वारो मैंने न्योछावर करना,
वारो मने न्योछावर करना। उर्वशी, उर्वशी नाम की अप्सरा, उर्वशी अप्सरा। सुनी राधिके सुजान, सुजान मने चतुर। हे चतुर राधा जी आप ये सुनो, हे चतुर राधा जी आप मेरी बात को सुनो। क्या सुनो? कि तुम्हारे ऊपर मैं उर्वशी नाम की अप्सरा को भी न्योछावर कर दूं, यानी आपकी जो रूप शोभा है, सुंदरता है, वो स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी से भी अधिक है। तो यहाँ पर उपमान को अधिक हीन बता दिया और उपमेय को अधिक बताया गया है। तो प्रतीप अलंकार का भी प्रयोग इसमें किया गया है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आगे कि हे चतुर राधिका जी सुनिए कि आपके ऊपर तो, आपके रूप सौंदर्य के ऊपर तो स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को भी न्योछावर कर सकते हैं। तुम मोहन के उर्वशी, हे राधा जी तुम तो कृष्ण के, मोहन मने कृष्ण के, उर्वशी मने हृदय में बसी है। तो यहाँ पर दूसरे उर्वशी का अर्थ हो गया हृदय में बसी। तो यमक अलंकार है यहाँ पर। हवे मन होकर के यह है उर्वशी समान, उर्वशी फूलों की माला या उर्वशी के जो बहुमूल्य हार है उसके समान। तो उर्वशी फूलों की माला के समान तुम श्री कृष्ण जी के हृदय में बसी हुई हो। किसके समान? उर्वशी फूलों की माला के समान तुम श्री कृष्ण जी के हृदय में बसी हुई हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर उर्वशी, उर्वशी शब्द 3 बार आया। तो तीनों का अर्थ देखिए, पहले उर्वशी का मतलब उर्वशी नाम की अप्सरा, दूसरे उर्वशी का अर्थ होता है हृदय में बसी, और तीसरी उर्वशी का मतलब है उर्वशी फूलों की माला है, उर्वशी नामक बहुमूल्य हार। तो इसका अर्थ हम इस रूप में लेते हैं। तो नायिका कह रही है कि ये चतुर राधा जी तुम्हारे ऊपर तो उर्वशी, तुम्हारी रूप शोभा के ऊपर तो उर्वशी नामक अप्सरा भी है, वो न्योछावर की जा सकती है, आप इतनी सुंदर हो। और तू मोहन के उर्वशी, तू हे राधा जी आप तो श्री कृष्ण जी के हृदय में बसे हुए हो। किस प्रकार से? जैसे कोई उर्वशी फूलों की माला हृदय में बसती है, उसी प्रकार से आप श्री कृष्ण जी के हृदय में बसे हुए हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। और विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों कहने का तात्पर्य कि तुम श्री कृष्ण जी को अत्यधिक प्रिय है यहाँ पर लगती हो, या घनश्याम जो है तुम्हें बहुत अधिक प्रिय है। और उर्वशी शब्द में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर यमक अलंकार है, यह विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना। और यहाँ पर साथ ही साथ उपमान जो उर्वशी है और उप में राधा है उसको विपरीत वर्णन किया गया, तो प्रतीप अलंकार है, विरोधाभास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, क्योंकि उर्वशी के समान है और उस पर उर्वशी न्योछावर की जा रही है। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार भी है, यमक अलंकार भी है, उपमा अलंकार का भी प्रयोग यहाँ किया गया है। यमक है, उपमा है, अनुप्रास है, ये आप लिख देना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसका विशेष वाले पॉइंट में लिख देना, यमक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। और वचन वक्रता भी है, वाणी कवि ने बड़ी इसमें बोलने के अनोखा ढंग इसमें काम में लिया है, तो ये आप लिख सकते हैं। अगला देखिए महत्वपूर्ण है, ये सब के सब वेरी मोस्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है। कहत नटत इजत किजत मिलत खिलत लजियात भरे बोन में करत है नैनन हुई सब बात। तो इसमें नायक और नायिका की जो चंचलता है या उनकी बातचीत है, उनका संकेतों में बात करने का वर्णन इसमें किया गया है। तो प्रस्तुत जो दोहा है वो बिहारी जी द्वारा रचित बिहारी सत्सई से उद्धृत है, और इसमें नायक और नायिका के नेत्र संकेतों द्वारा बातचीत करने का वर्णन किया गया है। किस प्रकार से आंखों ही आंखों में वो बात करते हैं उसका वर्णन इसमें किया गया है। और श्रृंगार रस से ओतप्रोत ये दोहा है। तो इसमें देखिए एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि नायक और नायिका जो कि भरे भवन में बैठे हैं, बहुत सारे लोग उसमें बैठे हैं, उनके घर वाले उनमें बैठे हुए हैं, फिर भी नायक है वह किसी प्रकार से नेत्रों के द्वारा बातचीत करता है। तो उसका चित्रण इसमें किया गया है कि नायक है वो नायिका से कहता है मिलने के लिए, अभिसार करने के लिए, यानी मिलने के लिए कहता है। कहत मैंने कहता है, कौन कहता है यहाँ पर? नायक कहता है। नायक किससे कहता है? नायिका से कहता है। क्या करने को? अभिसार करने को, मिलने को कहता है। अभिसार मैंने मिलना, तो मिलने के लिए कहता है कि जो है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो कहता है। तो नायक नायिका से अभिसार करने के लिए कहता है। फिर नायिका उसकी इस बात को देख करके नायिका नट जाती है। नटत मैंने मना कर देती है, स्वीकार कर देती है, नायिका मना कर देती है। और नायिका के इस प्रकार से अनोखे ढंग से मना करने पर नायक क्या हो जाता है?
रीझ जाता है, यानी खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, रीझ जाता है। नायक खुश हो जाता है और नायक को खुश, ये आंखों ही आंखों में बातचीत हो रही है, तो नायक को वो खुश देख करके नायिका क्या हो जाती है, खींच जाती है, नाराज हो जाती है, खींच जाती है। ठीक है, देखो अलग अलग दोनों एक एक शब्द में बहुत सारी बात यहाँ पर बताई गई है। पहले नायक कहता है अभिसार करने को, तो नायिका मना कर देती है। नटत, नटत, ये नटत शब्द किसके लिए आया, नायिका के लिए, नायिका मना कर देती है। तो नायिका के मना करने का जो ढंग है उसको देख करके नायक बड़ा रीझ जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो उस नायक के रीझने पर नायिका खींच जाती है और फिर दोनों प्रेम भाव से उनकी दोनों की आंखें मिलती है। मिलत मने मिलती है, क्या मिलती है, आंखें मिलती है, उनमें प्रेम भाव बढ़ता है और फिर दोनों मन ही मन दोनों है जो खिलत मन है, उनका मन है वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है, मन है वो प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, खिल जाता है। फिर नायिका है वो अपने भवन में बहुत सारे लोग हैं, इसलिए दोनों का इस प्रकार से एक दूसरे को देखने से क्या हो जाता है, नायिका को शर्म आ जाती है, लज्जा आ जाती है। तो लज्जियात बने लज्जा आ जाती है, तो नायिका लज्जा से उसका मुख है वो नीचे हो जाता है। फिर भरे बोन में करत नायिका की सखी कहती है नायिका की कि भरे बोन में करत है, कि वह नायक और नायिका भरे बोन मने भवन में करत है, नैनन हूँ सब बात, मैंने आँखों से ही सारी बातें संकेत में बातें कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सुंदर दुआ श्रृंगार का ये वर्णन इसमें किया गया है बिहारी जी द्वारा। तो ये चित्रण आपको समझ में आ गया होगा इसका वर्णन। तो अन्य लोगों को देख करके उसे लज्जा भी आ जाती है नायिका को। और यहाँ पर बिहारी जी ने बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातें कहने की बात कही है, तो समार शक्ति का प्रयोग इसमें किया गया है। और श्रृंगार से उत्प्रोत ये दुआ है। अनुप्रास, दीपक और विभावना अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, अनुप्रास है, दीपक है और विभावना अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा है, दोवा छंद है, तो ये आप विशेष वाले पॉइंट में लिख देंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों आज के 4 प्रमुख दोहे जो बिहारी ससई से संकलित थे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर उपस्थित होंगे बिहारी ससई के आगे के महत्वपूर्ण दोहों को, उनकी व्याख्याओं को लेकर के। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, और इसके साथ साथ इन दोहों को जरूर पढ़िए, क्योंकि ये दोहे परीक्षा में आने की बहुत अधिक इनके चांस है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण दोहों की व्याख्या अब मैं करवा रहा हूँ। तो आप इन महत्वपूर्ण दोहों को ठीक प्रकार से पढ़ें, नोट्स बनाएं और इनको याद भी करें। और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।